अऊज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चरर एजुकेशन, एसएसटी जनरल, डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर, हेडमास्टर और टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में मैं सालिम मोहम्मद बरेज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ठीक है। तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी को जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेशन में हम डिस्कस करेंगे हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है। तो कॉग्निटिव डोमेन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन या इसको जब हम बीएस में पढ़ते हैं तो उसके मुख्तलिफ नाम रखे हैं वहाँ पे। क्लासरूम असेसमेंट भी जो है रखा गया है। और इसी के जो हमारे पास कुछ सब टॉपिक्स हैं वो टेस्ट डेवलपमेंट में भी आते हैं। ठीक है। तो बेसिकली तौर पे अगर आप इन तीनों का मजमूआ देखें तो हमारे पास एक ही जो है वो कंसेप्ट आपको पेश कर रहे होंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन जो कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी पे है। तो डियर स्टूडेंट, आज का जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा टॉपिक है ब्लूम्स टेक्सोनोमी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ब्लूम्स टेक्सोनोमी, डियर स्टूडेंट, ये इतना जो है वो इम्पोर्टेंट है, कंसेप्ट है कि अगर आप इसके एसएसटी के पेपर में देखें तो आते हैं, अगर आप जेवी जेएसटी पीएसटी के पेपर में देखें तो वो जो है हमारे पास जो है उसमें आते हैं, आपको मिलेंगे। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हर पेपर में मिलेंगे। ठीक है। तो जिसको जब मैं अभी आपके जो क्वेश्चन पे काम कर रहा हूँ, मैं आपको एक पेपर गेस जो दूंगा तो उसमें जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी है वो सबसे ऊपर मैं इसको कैटेगराइज करूंगा इंपॉर्टेंस के लिहाज से। ये इतना ज़रूरी है। तो चले देखते हैं हमारे पास कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी हमारे पास है क्या। चलेंगे तो सबसे पहले ब्लूम्स टेक्सोनोमी को समझने के लिए तो सबसे पहले आते हैं कि लर्निंग क्या है। हम जो कहते हैं कि सीखना क्या है, पहले हम इसको तो देख लें कि सीखना क्या है। मुख्तलिफ आपने जो है डेफिनेशन जो है वो देखी होंगी कि परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज आल्सो इज कॉल्ड लर्निंग। ठीक है। और हमारे पास जो है बेइंतहा जो है आपने डेफिनेशंस देखी होंगी। लेकिन इसके पीछे जो गेज करना है, ठीक है, स्टूडेंट जो है वो सीख रहा है। लेकिन अब हम जो आगे अभी पढ़ेंगे इस सेशन के आगे में, आप आखिर में जो है लर्निंग को गेज करना सीखेंगे। मिसाल के तौर पे आप स्टूडेंट को कैसे गेज कर सकते हैं। गेज का मतलब यह है कि आप स्टूडेंट को कैसे नाप सकते हैं। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमने कहा कि क्लास में जो है, एक तो आईक्यू के एतबार से हम कहते हैं कि भाई क्लास में तीन किस्म के बच्चे होते हैं। एक हमारे पास गिफ्टेड स्टूडेंट होता है जिसको हम बहुत जहीन स्टूडेंट कहते हैं। एक हमारे पास मुतवसत होता है जिसको हम एवरेज स्टूडेंट कहते हैं, नॉर्मल जिसको हम कहते हैं। एक हमारे पास स्लो लर्नर होता है जो कि बहुत देर से सीखता है। ठीक है। तो उसको हम स्लो लर्नर कहते हैं, वीक स्टूडेंट जिसको आप कहते हैं। ठीक है। तो ये तो आईक्यू के एतबार से है। लेकिन जब लर्निंग हम कर रहे होते हैं, कोई सबक पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें जब हम क्लास में लर्निंग के बारे में देख रहे होते हैं तो फिर उसमें हमारे पास जो आईक्यू के ये तीन मेन तराजू हैं वो फिर हमारे काम नहीं आते। क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज होगी वो हर उसका डोमेन अलग होगा। अभी हम आगे पढ़ रहे हैं कि कौन से डोमेन से हमारा क्या मतलब है। तो लर्निंग हमारे पास हर डोमेन अलग होगी, तो लिहाजा उसको जांचने के लिए फिर आईक्यू का जो पैमाना है वो काम नहीं करेगा, तो उसके लिए फिर जो है कोई और पैमाने काम करेंगे। ठीक है। ये समझ आ रही है बात। चलें जी, तो सबसे पहले लर्निंग को सीखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बुनियाद बना के जो है वो ब्लूम्स टेक्सोनोमी की तरफ चलते हैं। चलें जी, सबसे पहले हम लर्निंग पे आते हैं। लर्निंग है क्या? चलें जी समझते हैं। नॉलेज और स्किल गेन्ड थ्रू स्कूलिंग और स्टडी। ठीक है। यानी कि हमारे पास नॉलेज और स्किल जो हम गेन करते हैं स्कूलिंग से या स्टडी से या बुक से, इस चीज को हम लर्निंग देते हैं। कोई भी डेफिनेशन आप उठा सकते हैं, इसमें जो मेन कंसेप्ट जो समझाने वाली बात है वो, इसको हम आगे लिंक जो करेंगे वो है। ठीक है। तो कोई भी ऐसा इल्म या हुनर जो स्कूल या मुताले के जरिए या किताबों के जरिए जो है वो सीखा जाए उसको हम कहते हैं लर्निंग। ठीक है भाई, ये तो लर्निंग की डेफिनेशन होगी। लेकिन नॉलेज को नापने का क्या क्या तरीका है? आप जब जाते हैं, ठीक है, शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं तो कोई जो है फ्रूट व्रूट जब आप लेते हैं तो उसको तो नापा जाता है या गिना जाता है ना, कि मतलब 1 किलोग्राम दे दे, 2 किलोग्राम दे दें। ठीक है। या अगर मिसाल के तौर पे पेट्रोल मेट्रोल जो है वो डलवाते हैं तो हम कहते हैं भाई 1 लीटर 2 लीटर। ठीक है। तो लर्निंग के कौन से जो नॉलेज है वो क्या है? अब आपके जहनों में आएगा कि सर टेस्ट के जरिए नापेंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है। टेस्ट के जरिए नापेंगे। कोई कहेंगे कि सर हम जो है वर्बल क्वेश्चन के जरिए लेंगे, क्विज के जरिए होंगे, एग्जाम के जरिए होंगे। बिल्कुल सही है। लेकिन आप लर्निंग के जो मंदरजा झेल, सॉरी, जो इसके मंदरजात हैं,
कि कौन किस लेवल पे है, किसने बहुत ज्यादा सीखा, कौन किस लेवल पे है, किसको जो है वो दूसरी सीढ़ी पे चढ़ना चाहिए, तो वो चीज़ तो हमें ये नहीं बता रहा। तो इसलिए अब हम लर्निंग को आगे देखेंगे कि एक ही बच्चे को, एक ही क्लास में एक टीचर जो है तमाम बच्चों को पढ़ा रहा होता है, और उसमें 30-40 बच्चे होते हैं, और हर बच्चे का जो जो लर्निंग लेवल है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। हमने उन स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है और उनका लेवल आइडेंटिफाई करना है, फिर उनको पढ़ाना है। ये हमारे पास जो है वो ब्लूम्स टेक्सोनोमी जो है मदद देती है। तो बहरहाल, अब आप लर्निंग को देखें कि कोई भी स्किल्स, नॉलेज या वैल्यूज, अगर इसमें थोड़ा और एडिशन आप करें कि नॉलेज, स्किल, वैल्यूज, ठीक है, या जो है हम कोई और चीज़ जो सीखते हैं स्कूलिंग के जरिए, स्टडी के जरिए, किताबों के जरिए, वो लर्निंग होती है। ठीक है, चलें जी, आगे हम चलते हैं। अब जब हम बात करते हैं लर्निंग की, तो उसके बाद आती है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। ये लफ्ज आपको जो है बहुत ज्यादा पेपर्स में भी मिला होगा कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इसको एसएलओस कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो एसएलओ है। अब जब एसएलओ की जब हम बात करते हैं, तो ये आप कोई भी बुक्स उठा लेंगे, ठीक है, पाकिस्तान में आप, हम गवर्नमेंट सेक्टर की चले पहले बात करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की आप कोई भी बुक उठा लेते हैं, तो उस चैप्टर के स्टार्ट में ऊपर जो है एक सेक्शन होगा, वहां पे लिखा होगा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, एसएलओस। ठीक है, स्टूडेंट विल बी एबल टू, ठीक है, तालिब इल्म जान सकेंगे इस सबक को पढ़ने के बाद। ये चीजें स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स होती है। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स आर सिंपल स्टेटमेंट्स दैट टेल व्हाट अ स्टूडेंट शुड बी एबल टू नो, फील और डू आफ्टर लर्निंग। कि स्टूडेंट लर्निंग स्टेटमेंट हमारे पास एक ऐसे क्लियर और सादा जुमले हैं जो ये बताते हैं कि इस सबक को पढ़ाने के बाद जो बच्चा है वो क्या जानता होगा, वो क्या महसूस करता होगा, और वो क्या कर सकता है। ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हमें बताते हैं। टीचर जो सबक पढ़ाते हैं उसके आखिर में जो टेस्ट लेते हैं या जो पेपर कंडक्ट करते हैं, वो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स पे बेस होता है। तो वो सबक के शुरू में बता दिए जाते हैं कि बच्चा सबक के पढ़ने के बाद ये चीज़ें कर सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अल्फाज जुमले बना सकता है, मुश्किल अल्फाज की तशरीह कर सकता है, ठीक है, इस सबक का खुलासा बना सकता है। ये तमाम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स है। ठीक है, चलें जी, अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है, पहले लर्निंग पे आए, अब हम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स पे आए। अब हम चलते हैं कि इन दोनों में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो पहले आप पूछ लें, तब फिर हम लर्निंग के दूसरे फेज पे अभी हम आहिस्ता आहिस्ता दाखिल हो रहे हैं। याद रखें, अभी तक हमने ब्लूम्स टेक्सोनोमी शुरू नहीं किया, अब तक सिर्फ मैंने आपको ब्लूम्स टेक्सोनोमी, सॉरी, मैंने आपको लर्निंग और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के बारे में बताया है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं। तो जब हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी की बात करते हैं, तो जाहिर है आपके जहनों में लफ्ज आएगा कि इसको ब्लूम क्यों कहा जाता है। ठीक है, और टेक्सोनोमी क्या है? टेक्सोनोमी हमारे पास बेसिकली तौर पे जो है एक हायरकी लेवल्स है। ठीक है, एक हमारे पास एक सीढ़ी है जिसपे मुख्तलिफ स्टेप्स बने हुए हैं। ठीक है, वो हमारे पास टेक्सोनोमी है। और ब्लूम जो है वो कौन है, हम क्यों कहते हैं ब्लूम्स टेक्सोनोमी, यो हमारे पास उसके हम आते हैं, देखते हैं। तो इसका हमारे पास डियर स्टूडेंट, हमारे पास नाम है डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, ज़रा समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, बेंजामिन ब्लूम 1913 to 1999 was an American educational psychologist who developed classification of learning now known as Bloom's taxonomy with his colleagues। अब वो बता रहा है कि ये हमारे पास अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था जिसने क्या बनाया, क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग बनाई। देखें, अब यहाँ पे देखें, हमने पहले लर्निंग पढ़ा ना, कि एक बच्चे को आता है, एक बच्चे को नहीं आता है। तो आप लोगों के जहनों में तो ये था कि सर टेस्ट ले, या तो पास होगा या तो फेल होगा। अब पास और फेल के दरमियान बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग लेवल्स ब्लूम्स हमें बता रहा है, तो उस पे आते हैं। अब देखें, ये बता रहा है कि बेंजामिन ब्लूम ने जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग लेवल्स बताए, जो सीखने के जो स्टेप्स हैं, जो सीखने के जो जो तकसीम है स्टूडेंट की, वो की है इसने, जिसको आजकल कहा कहा जाता है ब्लूम्स टेक्सोनोमी कहा जाता है। Bloom studied at Pennsylvania State University where he earned his bachelor and master degree। तो ये हमारे पास जो है पेनिसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में जो है वहाँ पे इसने बैचलर और पीएचडी की। ही रिसीव्ड हिज पीएचडी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इन 1942। तो बेंजामिन ब्लूम जो है वो हमारे पास
पीएचडी जो है उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से की है 1942। तो आप तस्वर कर सकते हैं कि कितने पहले जो है इन लोगों ने इन पे काम शुरू किया है, लर्निंग पे। वेयर ही वर्कड विद द हाईली रिस्पेक्टेड एक्सपर्ट रॉफ टेलर, ठीक है, was a respected education expert, Ralph Taylor, and was a talented teacher and was especially interested in student thought processing while learning। तो डियर स्टूडेंट, अभी जो हमारे पास जो मेरे दूसरे स्टूडेंट हैं जिनको हमने जो टेलर मॉडल, अगर आपको याद है, राफ टेलर जो करिकुलम का जो मॉडल था, हमारे पास हिल्डा टाबा मॉडल था, और एक हमारे पास रॉफ टेलर मॉडल था जिसके 4 स्टेप्स थे, अगर आप देखें, ठीक है। तो ये हमारे पास बता रहा है कि बेंजामिन ब्लूम ने इसके साथ काम किया, जो कि बहुत बेहतरीन टीचर था। और इसका जो ज़्यादातर जो काम था वो ये था कि स्टूडेंट की जो थिंकिंग लेवल है, स्टूडेंट क्या सोचते हैं वो क्या है। तो लिहाजा राफ टेलर भी हमारे एजुकेशन में बहुत मशहूर शख्सियत है। ख़ास तौर पे करिकुलम निसाब के हवाले से इसने हमें मॉडल्स दिया है। और जो ब्लूम है, ये हमारे पास जो है एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट था जिसने क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग की है। तो ये तो हो गया कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी को ब्लूम क्यों कहा जाता है, वो हमने समझ लिया। ठीक है, चलें जी अब आगे चलते हैं। ये हमारे पास उन एस्पेरेंट्स की जो कि उर्दू में पेपर देना चाहते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो सवाल अब बनता है कि हाउ कैन लर्निंग बी असेस्ड, लर्निंग को हम कैसे असेस कर सकते हैं, ये अभी हमारे पास सवाल है जो हमने अभी जो है करना है। तो जी डियर स्टूडेंट, बताएं लर्निंग को कैसे असेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो चलें जी, अब हम कहते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, लर्निंग डोमेन्स। डोमेन्स हमारे पास 3 मुख्तलिफ लेवल्स आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, 3 हिस्से कह सकते हैं, 3 सेक्शंस कह सकते हैं। ठीक है, ये है। अब लर्निंग को जो है ब्लूम्स ने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, 3 डोमेन्स का डिवाइड किया है। याद रखें कि हम एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, तो लिहाजा हम इनका जो है करेक्ट नेम यूज किया करेंगे, यानी कि डोमेन्स यूज किया करेंगे। ठीक है, तो लिहाजा हम ये डोमेन्स यूज करेंगे। अच्छा जी, तो आपके रिस्पॉन्सेज जो है वो चैट बॉक्स में आ रहे हैं। चले देखते हैं कि अभी आपके जो जवाबात हैं वो सही है या नहीं। तो याद रखें कि सबसे पहले हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन है। ठीक है, तो हमारे पास ये एन नहीं है, ठीक है, कॉग्निटिव है। कॉग्निटिव डोमेन है, और ये जो बच्चा जाहिर हो रहा है ये है बेसिकली तौर पे जो है वो ब्रेन है। ठीक है, याद रखें कि हम कॉग्निटिव डोमेन को ब्रेन से जाहिर करते हैं, दिमाग से जाहिर करते हैं। पहले मैं जरा इनके नाम की तरफ आ जाऊं, फिर इसकी तफसील पे आते हैं। दूसरा हमारे पास इफेक्टिव डोमेन है, और इसको हम हार्ट के जरिए, दिल के जरिए जो है वो अ, तशबीह देते हैं। तीसरा हमारे पास जो साइकोमोटर डोमेन है, इसको हम हाथ के जरिए तशबीह देते हैं। और हाथ का मतलब ये है कि कोई स्किल, कोई हुनर, कोई काम, इसका क्या काम है, जज्बात, एहसासात, ख्यालात, दोस्ती, नफरत। ब्रेन का क्या काम है कि नॉलेज को महफूज रखना। ठीक है, मिसाल के तौर पे 14 पॉइंट्स याद करना। ठीक है, जीके हमारे पास, स्टोरी राइटिंग। ठीक है, हमारे पास इसके अलावा एसे राइटिंग। ठीक है, कोई चीज़ मेमोराइज करना, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, ये चीज़ें हमारे पास कॉग्निटिव में आती हैं। ठीक है, चलिए जी अब मजीद इसको समझते हैं। सबसे पहले बारी आती है कॉग्निटिव डोमेन की। ठीक है, तो आज के हम पहले सेशन में इसको जरा समझ लेंगे, फिर ये अपने पहले सेशन में हम पहले कॉग्निटिव डोमेन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा सेकंड सेशन इफेक्टिव डोमेन पे अलग होगा, उसके बाद सेपरेट सेक्शन हमारे पास जो है वो साइकोमोटर पे होगा। ठीक है, तो चलिए पहले इनको समझ लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये बता रहा है कि कॉग्निटिव डोमेन हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्किल्स दैट हेल्प यू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ये ठीक है, क्या बता रहे हैं कि प्रोसेस इंफॉर्मेशन, यानी कि मुझे कोई चीज़ समझाया जा रहा है तो वो इंफॉर्मेशन मेरी दिमाग में प्रोसेस होती है। ठीक है, दिस इज वेयर द फाइंड वी फाइंड ब्लूम्स टेक्सोनोमी, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन में सेव होती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है, उनकी अरेंजमेंट होती है, वो कॉग्निटिव डोमेन है। तो लिहाजा कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम याद करते हैं, समझते हैं, वो कॉग्निटिव डोमेन से ताल्लुक रखता होगा। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इफेक्टिव डोमेन में। अब वो बता रहे इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स डील विद फीलिंग्स, एहसासात, इमोशन, जज्बात, एटीट्यूड्स, रवैये, एप्रिसिएशन एंड प्रेफरेंस। अब यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे बात की एहसासात की, जज्बात की, यानी कि कोई भी ऐसी लर्निंग जिसमें जज्बात हों, एहसासात हों, वो हमारे पास अफेक्टिव डोमेन में आएगी। ठीक है,
अच्छा जी, अब आते हैं हमारे पास साइकोमोटर डोमेन। साइकोडोमेन मोटर डोमेन क्या है? ऑब्जेक्टिव्स दैट इंक्लूड दोज टू रिलेटेड टू मोटर स्किल्स, कोऑर्डिनेशन एंड फिजिकल मूवमेंट। ये कहता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप काम कर रहे हैं या आपके जो मसल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी है, तो ये हमारे पास साइकोमोटर डोमेन कहलाता है। तो लिहाजा सबसे पहले हमने तीन हिस्सों में, तीन डोमेन्स में हमने लर्निंग को जो है वो डिवाइड कर दिया। यहां तक तो क्लियर है। अब जब हमने इसको कर लिया, अब हम आते हैं कि कोग्निटिव डोमेन के अंदर कितने लेवल्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। अफेक्टिव डोमेन के अंदर कितने लेवल्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे। साइकोमोटर डोमेन के अंदर कितने लेवल्स हैं ये डिस्कस करेंगे। तो कोग्निटिव डोमेन में हमारे पास 6 लेवल्स होते हैं लर्निंग के, कोग्निटिव के, ये हम स्टडी करेंगे। और अफेक्टिव डोमेन में हमारे पास 5 लेवल्स होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। और जो साइकोमोटर डोमेन है उसमें हमारे पास 7 लेवल्स होंगे जो कि हम डिस्कस करेंगे। और इन लेवल्स के नाम आपको बिल्कुल जिसको कहते हैं रट जाने हैं, आपको याद है, इस तरह आपने याद करने हैं। तो लिहाजा ये आप फार्मूला याद करें कि ये कैप का फार्मूला है। कैप क्या है? के सी फॉर कॉग्निटिव, ए फॉर इफेक्टिव, पी फॉर साइकोमोटर। और इसको हम कैप 657 का नाम देते हैं। तो लिहाजा ये आपने भूलना नहीं है, कैप 657। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कोग्निटिव के 6 डोमेन और इफेक्टिव के 5 और साइकोमोटर के 7। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें हमने दर्जा बंदी कर ली जो उसी टॉपिक को। हमने कहा कि देखें कॉग्निटिव को हम ब्रेन से जाहिर करते हैं, इफेक्टिव को हम हार्ट से जाहिर करते हैं, और साइकोमोटर को हम हाथ से जाहिर करते हैं, यानी कोई हुनर है। तो हमारे पास क्या है कि इल्मी सलाहियतें हमारे पास नॉलेज हो जाएंगी, जो हमारे पास महारतें हैं वो स्किल्स का नाम देंगे, बिहेवियर को हम जज्बाती नेम। अब देखें यहाँ पे हमने हर किसी की एक डेफिनेशन लिखी है। पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक की फहरिस्त बना सकता है। अब क्या ये इसी से ताल्लुक रखता है, इससे या इससे? अब देखिए, पड़ोसी ममालिक की फहरिस्त बना रहा है, यानी कि वो लिस्ट बना रहा है। तो लिस्ट का काम तो हुनर तो नहीं है, ठीक है? या फेरिस्त बनाने में कोई एहसासात जज्बात तो नहीं हो रहे। तो लिहाजा ये क्या होगा? हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन से ताल्लुक रखता है। अब आते हैं आकिब, सामयीन के सामने पियानो बजा सकता है। अब ये क्या कर रहा है? बजा रहा है। अब ये क्या है? हुनर है, या कोई एहसासात या जज्बात है, या वो कोई चीज याद कर रहा है? तो जाहिर है ये हुनर है। तो हुनर किस पे चला जाएगा? हमारे पास साइकोमोटर डोमेन पे चला जाएगा। तीसरा है हम अल्ताफ, हमेशा ट्रैफिक कवानीन की पैरवी करता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? ये पैरवी कर रहा है, यानी कि ये एक जिम्मेदार लड़का है। तो यानी कि ये किस चीज़ से ताल्लुक़ रख रहे हैं? एहसासात से, जज्बात से, एथिक्स से, इखलाक से। तो लिहाजा ये इफेक्टिव डोमेन से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, अब आप समझ गए कि तीनों के जो डोमेन्स हैं वो क्या फ़र्क है। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं। इस हवाले से पहले बता दें कि अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है इन तीन डोमेन्स के बारे में, ताकि फिर हम आगे चलें स्टेप बाय स्टेप। अच्छा जी डियर स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं कि सबसे पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हमारे पास ब्लूम्स टेक्सोनोमी। अब हम कोग्निटिव डोमेन को डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। किस चीज़ को डिस्कस करेंगे? कोग्निटिव डिस्कस करेंगे। और जो ये डिस्कशन में करूँगा तो प्लीज़ आप जब तक जो है जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, तो वो अपने साथ जो है वो, अब हम एक स्टोरी लिखने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास एक पेन पेंसिल या फिर जो है एक नोटबुक आपके साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो जब तक आप बंदोबस्त कर लें, जब तक हम उस पर स्लाइड पे आ रहे हैं, तो कोई पेन पेंसिल और या हमारे पास जो नोटबुक है उसका बंदोबस्त कर लें, क्योंकि अभी मैंने आपसे एक तरह से डिक्टेशन लिखवानी है। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं जब तक अब हम ये समझते हैं। अच्छा जी, ब्लूम्स टेक्सोनोमी 1956 is a classification system used to define and distinguish different levels of human cognition। तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी ने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम रखी, यानी कि दर्जाबंदी का निज़ाम जो है मुतारिफ कराया, जिसमें उसने इंसानी जो दिमाग है या जो इंसान के जो समझने के हवाले से जो सतह हैं उनको जो है उसने डिफाइन किया। ठीक है, मिसाल के तौर पे हर शख्स एक दूसरे से सोचता अलग है, सीखता अलग है, समझता अलग है। तो इसकी जो है इसने बकायदा तौर पे क्या दर्जाबंदी की। ठीक है, चलिए जी, तो आगे चलते हैं हम। अच्छा जी, अब हमारे पास आते हैं इल्मी डोमेन पे आते हैं। तो इल्मी डोमेन जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हम इसको
ब्रेन से जो है वो तशबीह देते हैं। तो चलें जी, पहले इसको समझते हैं कि हमारे पास इल्मी डोमेन है क्या। अच्छा जी, द कॉग्निटिव डोमेन रेफर्स टू अ कैटेगरी ऑफ लर्निंग दैट फोकस ऑन मेंटल प्रोसेसेस सच एज नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स। ठीक है। वो बता रहा है कि जो हमारे पास जो कॉग्निटिव डोमेन है, जिसको हम इल्मी डोमेन कहते हैं, वो कहते हैं कि वो शोबा है जिसमें हम जहनी सलाहियतें, ब्रेन से ताल्लुक़ रखते हैं ना। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि जो जहनी सलाहियतें हैं उसके हवाले से हम मुख्तलिफ दर्जात में जो है वो तकसीम करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास मालूमात है या इल्म है, वो कितना है, किसी के पास ज़्यादा है कम है, कोई समझता किस तरह है, सोचता किस तरह है, मसला हल किस तरह कर सकता है, ठीक है, आर्गुमेंट्स कैसे दे सकता है, और इसके अलावा उसके पास इंटेलेक्चुअल स्किल वो जहीन कितना है। द cognitive domain was presented by Benjamin S. Bloom with his colleagues in 1956। तो लिहाजा ये आपके शॉर्ट आंसर में आ सकता है, उसके लिए आप जो है ये फार्मूला याद रखें कि बेंजामिन एस ब्लूम 1956 में है। ठीक है। तो इसने ये पेश किया था। अब जब हम इसके बाद जो है वो कॉग्निटिव डोमेन पढ़ेंगे तो उसमें उसके 8 साल का फर्क है। फिर जो साइकोमोटर डोमेन पढ़ेंगे तो फिर 8 साल का फर्क है। तो लिहाजा आप 1956 याद कर लें तो आपके पास जो अफेक्टिव डोमेन है वो 1964 आ जाता है। ठीक है। तो इस तरह जो है आप इसको 8-8 वाला फार्मूले से जो है वो सीखें। ठीक है। चलें जी, आगे अभी चलते हैं। तो जब हम कॉग्निटिव डोमेन जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो याद रखें कि आपके पास जब आप मुख्तलिफ बुक्स को कंसल्ट करते हैं, वेबसाइट पे कंसल्ट करते हैं या वैसे देखते हैं, तो आपके पास ब्लूम्स टेक्सोनोमी के जो है वो दो नज़र आते हैं। एक हमारे पास 2001 है और एक हमारे पास 1956 है। ठीक है। तो 1956 और 2000 जो है इसको अभी हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है। तो जी डियर स्टूडेंट, हमारे पास 1956 और 2001 है। अच्छा जी, सबसे पहले ये बात ये दूं कि बेंजामिन ब्लूम ने जो ओरिजिनली 1956 में जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी के क्लासिफिकेशन जो दर्जात बताए थे वो ये थे कि हमारे पास नॉलेज, हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद एप्लीकेशन, उसके बाद एनालिसिस, उसके बाद सिंथेसिस, और उसके बाद हमारे पास जो है एवेल्युएशन था। और ये याद रखें ये हमारे पास नाउन की शेप में था। ठीक है। और ये जब क्लासिफिकेशन हुई तो जो है बहुत ज़्यादा कामयाब थी। एक जो है एजुकेशन के हवाले से जो है वो क्या कहते हैं कि इंकलाब बर्पा पे बहुत पैदा हुआ कि देखें क्या सी ज़बरदस्त चीज़ आई, नई चीज़ आई। इससे जो है टीचर और अच्छी तरह जो है स्टूडेंट को एवेल्युएट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन फिर जो है कुछ ऐसा वक्त आया कि 1956 के बाद 2001 में इसको चेंज करने की ज़रूरत पेश आई। ठीक है। तो एंडरसन जो इसका शागिर्द था, कौन, एंडरसन जो कि ब्लूम्स का शागिर्द था, उसने क्या किया कि इसको चेंज किया। और आप देखें कि नाउन को इसने वर्ब फॉर्म में लाया। आप देखें ये वर्ड्स आपको नाउन नजर आ रहे हैं यहाँ पे, अभी इसको जो है वर्ब की शेप में लाया कि इसमें एक ऐसा आंसर आता है कि आप बच्चे से कोई काम करवा रहे होते हैं। ठीक है। और इस हवाले से जो है ये ज़्यादा जो है वो कैच करता है कि जो है स्टूडेंट से काम कराया जाए। तो ये हमारे पास उसने नाम दिया रिमेंबर, कॉम्प्रिहेंशन को उसने अंडरस्टैंडिंग का नाम दिया, और एप्लीकेशन को उसने अप्लाई का नाम दिया, एनालिसिस को उसने एनालाइज का नाम दिया, सिंथेसिस को उसने जो है एवेलुएट का नाम दिया, और जो सिंथेसिस है उसको सिक्स का नाम दिया। ठीक है। एक तो हमारे पास ये फर्क, दूसरा फर्क जो क्या था जो बड़ा था कि यहाँ पे जो सिंथेसिस है वो उसको चेंज करके 2001 में इसको का जो क्रिएशन लेवल का जो है नाम दिया गया। तो और एवेल्युएशन को जो है उसने जो है वो फिफ्थ स्टेज पे जो है नाम दिया। तो एंडरसन का मानना यह था कि स्टूडेंट जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग ज्यादा होती है, जो जहीन होता है, उसमें कमाल के टेक्निक जो तनकीदी सोच जिसको कहते हैं, और खुद से कोई सबक सीखने वाला और उसको लिखने वाला, वो क्रिएशन लेवल का होता है। तो लिहाजा वो सिंथेसिस में नहीं होना चाहिए 5वें नंबर पे। ये बच्चा सबसे लर्निंग के एतबार से सबसे जो है वो तरक्की पजीर है, जो तरक्की जो है जिसको कहते हैं बहुत ही जहीन है। तो लिहाजा इसको 6 पे होना चाहिए। और एवेल्युएशन जहाँ पे जो है बच्चा एक देखता है, जांच करता है कि जो है, अब हम इसमें जब पढ़ेंगे कि इसमें बेसिकली तौर पे जांच कर रहा होता है उसको कोई चीज़ समझ आई या नहीं आई, वो फिर उस पर डिसीजन लेता है। उसको इसने फिफ्थ पे दिया। तो लिहाजा ये पहले आप देख लें कि हमारे पास ये दो थे। अब यहाँ पे सवाल ये आता है
कि सर पेपर में आ जाए तो हम क्या 1956 वाला लिखें या 2001 वाला लिखें। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो है हमेशा जो नई चीज़ होती है वो इम्प्रूव्ड होती है। नई चीज़ को लोग मानते हैं, जानते हैं और उसी पे काम करते हैं, रिफाइन करते हैं। तो लिहाजा हम जो पेपर में अटेम्प्ट करेंगे वो हम न्यू वर्जन लिखेंगे, ये वाले स्टेप्स लिखेंगे, ये वाले हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, पहले तो आप जो है ये कंफ्यूजन क्लियर कर लें। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इस हवाले से थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि कुछ बुक्स में इसको 1999 जो है वो दिया गया है, और कुछ बुक्स ने इसको जो है वो 2001 भी जो है दिया गया है। तो यहाँ पे जो है आपके पास अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो फिर थोड़ी जो है, अगर ये दोनों गिवन थे तब थोड़ी परेशानी है। नहीं तो अगर आपके पास जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें आप 2001 जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, चलें जी, ये तो थी हमारे पास इस हवाले से मालूमात। अब हम चलते हैं, इसको समझते हैं। तो जैसे कि हमने अभी ब्लूम्स टेक्सोनोमी कौन सा वाला हम पढ़ रहे हैं, 2001 वाला पढ़ रहे हैं। चलें जी, तो वो बताता है कि क्लास में जब आप कोई बच्चे को सबक सिखाते हैं, तो जाहिर है जब सबक सिखाते हैं तो उसका ताल्लुक तो दिमाग से है। इससे पहले जो हमने पढ़ा तो जाहिर है दिल से तो नहीं है कि फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, या तो फिर जो है कोई हुनर तो नहीं है जो साइकोमोटर डोमेन या हाथ से है। तो लिहाजा हम कोई बच्चे को कोई सबक सिखाते हैं तो बच्चे जो है वो इन छः जो है दर्जा बंदी में जो है हम उसको फिर तकसीम करते हैं कि किस बच्चे को कितना समझ आया और कितना उसने सीखा। पहला जो कैटेगरी है, जो कमजोर बच्चा जिसको हम कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या करता है, रिकॉल फैक्ट्स एंड फिगर। इसको आप कोई चीज़ सिखाएं, ये क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो मालूमात या फिर वो जो डेटा है, वो जो जहन में इसने रटा किया होता है वो आपको बता सकता है। दूसरा हमारे पास वो बच्चा है जो रटने से ज़्यादा चीज़ें समझता है और किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है, आइडियाज़ को एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये क्या है, इस बच्चे से अच्छा बच्चा वो अंडरस्टैंडिंग वाला है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड स्टेज पे। यहाँ पे हमारे पास जो बच्चा है ये अप्लाई है। ये क्या करता है, जो सबक इसको पढ़ाया गया है ये उस इंफॉर्मेशन को न्यू इंफॉर्मेशन में लागू करता है। अगर हम बच्चे को 1+1 सिखा रहे हैं कि ये 2 होता है, तो घर में जाके ये बच्चा क्या करता है, एक केला रखता है और दूसरा केला उठाता है और इसको अप्लाई करता है कि ये तो 2 बन गए। ठीक है, तो छोटे बच्चों के लिए तो जो है हमारे पास जो है इस तरह जो है, एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास फोर्थ लेवल पे जो बच्चा होता है अंडरस्टैंडिंग के एतबार से, कोग्निटिव डोमेन के एतबार से, वो क्या करता है, तजिया कर सकता है, ड्रा कनेक्शन अमंग आइडियाज, मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ सकता है, एक को दूसरे हवाले से जो है उसका कनेक्शन बता सकता है, कॉज एंड इफेक्ट बता सकता है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा आप देखें कि बच्चा जो है वो ज़्यादा लर्निंग के एतबार से इम्प्रूव हो रहा है। जैसे जैसे हम इस तरफ ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो बच्चे की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। और जैसे ही हमारे पास इस तरफ जो ज्यादा जाते हैं इसको हम कहते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, तो आगे आपके पास एग्जाम में आया कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल कौन से हैं, तो वो हमारे पास ये हैं। और अगर आपके पास आया कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कौन से हैं, तो वो आपके पास ये हैं। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। तो हमने फोर्थ डिस्कस किया, अब आते हैं फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे क्या है, जस्टिफाई अ स्टैंड और डिसीजन। आप कोई चीज उसको पढ़ाते हैं, वो उस चीज को पढ़ के फिर एक फैसला ले सकता है। मतलब सबक का आप जो है एक तरफ आपने एक जो है कहानी बता दी, और वो बच्चा जो है उस कहानी को एवोल्युएट करता है और फिर बताता है कि इस कहानी में इस किरदार ने अच्छा काम किया या जो है ये इसने बुरा काम किया, या अच्छा शख्स था या बुरा शख्स था। तो जाहिर है अब ये बच्चा जिसको समझ नहीं आ रहा, सिर्फ रट्टा लगा रहा है, और कहाँ पे ये बच्चा जिसको पूरा सबक समझ के जो है वो एक स्टैंड ले रहा है, एक डिसीजन ले रहा है। तो कितना फर्क है। लास्ट लेवल पे हमारे पास है क्रिएट। क्रिएट हमारे पास वो लेवल है प्रोड्यूस न्यू और ओरिजिनल वर्क। ये वो बच्चा है कि जिसको आप कोई नया काम देते हैं, ये या तो किताबों में भी नहीं होता, ये वहां तक भी पहुंच जाता है, या फिर जो है इसको आप कोई टास्क देते हैं, ये नया काम आपको जो है कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने जो है प्यासा कौवा जो है, मिसाल के तौर पे आपने इस तरह जो है कहानी इसको बताई और दे दी, और आप इसको कहते हैं कि भाई इसी जो है वो मोरल पे आप कोई और कहानी लिख के दें। तो ये बच्चा इतना तख्लीकार है कि ये इसी तरह कोई और जो है स्टोरी डेवलप कर सकता है खुद से। ठीक है, तो ये इतना है। तो ये देखें कि हमारे पास जो बच्चे थे क्लास के लर्निंग के एतबार से, तो वो हमारे पास इन 6 में हमने जो है वो कैटेगराइज किए हैं। क्लियर है, सही है। ये याद रखें कि ये हमारे पास लोअर ऑर्डर जो थिंकिंग है,
और ये हमारे पास हायर ऑर्डर थिंकिंग है। ठीक है। तो लोअर ऑर्डर थिंकिंग का मतलब ये है कि ये वो सवालात हैं जो कि कमज़ोर बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं। ये वो सवालात हैं कि जो हमारे पास जो थिंकिंग एबिलिटी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये ज़हीन बच्चे हैं। ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं, अब इसको समझते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या है, तख्लीक करना हमारे पास, सॉरी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम यहाँ से। अच्छा जी, दूसरी बात याद रखें कि एग्जाम में जब आप इसको लिखेंगे तो आप इस तरह लिखेंगे जैसे मैंने इस तरह लिखा है। ठीक है। कि आप जब एक्सप्लेन करेंगे, मतलब आपने ये चीज़ तो नहीं लिखनी है, ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने लिखनी है। मिसाल के तौर पे आपने एग्जाम में इस तरह लिखना है, तो रिमेंबर से इस तरह जाना है, ये ना हो कि आप रिमेंबर से पीछे आ रहे हैं। ठीक है। तो आपने इस तरह जाना है, रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवोल्यूशन, क्रिएशन। ठीक है। जैसे इससे में थे देखिए यहाँ पे रिमेंबर है और ऐसा ऐसा जा रहा है। ठीक है। अब देखें ये जो तिकोन है ये ऊपर की तरफ जो कम होता जा रहा है, इसके पीछे भी कंसेप्ट है कि जो सबसे ज्यादा क्लास में बच्चे होते हैं वो कौन से होते हैं, रिमेंबरिंग वाले होते हैं जो रट्टा करते हैं, फिर उसके बाद ये होते हैं, फिर ये होते हैं। तो जहीन बच्चे देखिए कितना, ये नीला पोर्शन कितना, ब्लू पोर्शन कितना छोटा है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा बच्चे किस लेवल पे होते हैं, रिमेंबर पे होते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चे जहीन होते हैं या होशियार होते हैं जो बहुत अच्छी तरह लर्निंग करते हैं, वो ऊपर की तरफ कम होते हैं। यही बात है कि किसी क्लास में जो जहीन स्टूडेंट है, गिफ्टेड स्टूडेंट है, उनकी रेशो कम होती है, 2 3 4 5 इस तरह होती है। ठीक है। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि एक नॉर्मल स्कूल जहाँ पे रजिस्ट जिसमें फिल्ट्रेशन नहीं होती, वहाँ पे तमाम बच्चे जहीन हैं, कभी आपने नहीं देखा, ये कुदरती अमल है। अब फिल्ट्रेशन आप कहेंगे कि सर कैसे फिल्ट्रेशन, मिसाल के तौर पे फिल्ट्रेशन ये है कि एमडी कैट के टेस्ट होते हैं, तो जाहिर है वहाँ पे सारे जहीन स्टूडेंट हैं, सारे जो है वो पढ़े होते हैं। तो उनकी जो क्लास होगी उसमें ये हो सकता है कि 50%, 60%, 80% जो है तमाम जो है वो जहीन स्टूडेंट और क्रिएशन लेवल के हों। लेकिन जैसे जैसे मिसाल के तौर पे हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं या जो हमारे पास प्राइवेट स्कूल हैं, तो वो जो है हर किसी को दाखला देते हैं, तो वो नेचुरल अमल होगा कि उसमें फिर जो है कम जो है वो गिफ्टेड स्टूडेंट क्लास में होंगे। ठीक है। चलें जी इसको समझते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे सबसे पहले हमारे पास रिमेंबर का क्या मतलब है। ये बच्चा हकाइक और एदाद शुमार को जो है याद कर सकता है। जो समझने वाला बच्चा है ये ख्यालात और तसव्वुरात की वजाहत कर सकता है। ये क्या करता है, जो चीज़ इसने सीखी है वो मालूमात किसी दूसरे नई सूरत हाल में जो है उसको इस्तेमाल कर सकता है। तज्जिया करना ये क्या होता है कि ख्यालात के दरमियान ताल्लुक बता सकता है, कॉज एंड इफेक्ट बता सकता है। और जो जायज़ा लेना है इसमें क्या है, किसी मौक़िफ़ पे ये फैसला करता है। आप मिसाल के तौर पे स्टोरी के हवाले से इसको बताएं, फिर स्टोरी में पूछें, तो ये बता सकता है, इसको पूरी स्टोरी समझ आती है। और तख्लीक क्या है कि ये नया या फिर असल काम जो है आपको करके दिखाता है। ठीक है। चलें जी, अब हमारे पास जो है, हम यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अब थोड़े हम ये उसी के जो है इंग्लिश वर्जन है। ठीक है। अब हम आते हैं एक कहानी को समझते हैं, फिर इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे जाते हैं। तो लिहाजा डियर स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों से एक क्लास 5वीं का सबक आपको मैं पढ़ाऊंगा। क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। दोबारा सुन लें, एक क्लास 5वीं के बच्चा जो है मैं जो है वो सबक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। फिर आप तमाम से मैं टेस्ट लूंगा और देखूंगा कि आप लोगों को वो आता है या नहीं आता है। आप जहनों में खुद देखेंगे कि अभी तो देखें आप लोग, हम लोग तो जो है वो बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर एक सवाल का जवाब आपको आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप उस लेवल पे हैं। ठीक है। जाहिर है आपको सारे सवाल आते होंगे, ये तो नहीं है, तो मतलब आप अपने जहन में उन क्लास 5th के बच्चों को रखें कि उनके लिए कितना मुश्किल होगा। ठीक है। तो क्लास 5th के जो बच्चे हैं उनको अपने जहन में रखना है। ठीक है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो स्टोरी है ये उर्दू में भी अवेलेबल है, तो लिहाजा दूसरे जो है ये आपके उर्दू में है। तो जो उर्दू वाले जो हमारे एस्पेरेंट्स हैं वो ये उर्दू में जो है सीख लेंगे। ठीक है, देख लेंगे। तो हम चले इंग्लिश वाले में देखते हैं। सबसे पहले आते हैं कि लेट अस अंडरस्टैंड द कॉग्निटिव डोमेन थ्रू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो कॉग्निटिव डोमेन को एज अ प्रैक्टिकली तौर पे, बाकायदा तौर पे हम जो सबक जैसे टीचर पढ़ाता है उसके हवाले से हम देखते हैं कि कैसे जो है वो पढ़ाया जाता है। ठीक है। और फिर बच्चों को कैसे गेज किया जाता है। चलें स्टार्ट करते हैं। अ स्मॉल फैमिली लिव्ड इन क्वेटा। एक छोटी सी फैमिली है जो क्वेटा में रहती थी। द फैमिली हैड 2 चिल्ड्रन। तो फैमिली में जो है हमारे पास उसके 2 बच्चे थे। वन वॉज अ बॉय नेम्ड अली। तो एक बच्चे का नाम अली था जिसकी उम्र कितनी है, 7 साल है। तो ये याद रखें डियर स्टूडेंट। अब जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसमें ये छोटी छोटी चीजें आपने नोट करनी है। दोबारा सुन लें। स्मॉल फैमिली लिव्ड इन क्वेटा। द फैमिली हैड 2 चिल्ड्रन। वन वॉज अ बॉय, हिज नेम वॉज मोहम्मद अली, who was 7 year old, and the other was his sister Sana. अब इस नाम पे आपने फोकस करना है, सना, who was 12 years old, जिसकी उम्र है 12 साल।
Both children grew up in the environment of the city of Quetta and were unfamiliar with the village life. क्लियर है? चलें जी, ये हमारा पहला सेक्शन हो गया। तो पहले सेक्शन में हम आते हैं, इसको देखते हैं कि हमारे पास एक जो है छोटी सी फैमिली थी, और उस फैमिली में जो है हमारे पास जो है वो उस फैमिली के दो बच्चे थे। एक का नाम अली था और उसकी 7 साल जो है वो उम्र थी, और दूसरी उसकी बहन थी जिसका जो है वो नाम सना था और उसकी 12 साल उम्र थी, यानी कि बड़ी बहन है। और दोनों बच्चे जो है वो जो है शहर के इन्वायरमेंट में जो है वो पले बड़े, तो लिहाजा उनको विलेज लाइफ या देहाती लाइफ जिसको हम कहते हैं उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि गांव में क्या होता है। चलें जी, अब हम आते हैं दूसरे सेक्शन में आते हैं। दूसरे सेक्शन में हमारे पास क्या बताया जा रहा है। द पेरेंट डिसाइडेड दैट ऑन ईद उल फितर दे वुड विजिट द होम ऑफ देयर अंकल इन मस्तुंग। तो हमारे पास वो स्टूडेंट जो कि हमारे पास दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथ हैं या दूसरे प्रोविंसेस से साथ हैं, तो मस्तुंग जो है कोयटा का एक दूर दराज जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या करते हैं कि ये इनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो जो है छोटी ईद पे वो जो है अपने गांव वाले घर में जाएंगे या फिर उनके जो है चचे के घर जाएंगे, जिनका घर मस्तुंग में है। और मस्तुंग का कोई जो है शहर भी नहीं है, मस्तुंग का कोई गांव है। ठीक है। वेन दे अराइव्ड देयर, जब वो वहां पे पहुंचते हैं, अली एंड सना वर हैप्पी एंड स्पेंट द होल डे प्लेइंग। तो जो सना और अली जो भाई बहन है, ये बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और तमाम दिन जो है वो खेल कूद में जो है वो गुजारते हैं। बट एज सून एज नाइट फेल एंड डार्कनेस स्प्रेड, जैसे ही अंधेरा होता है और जो हर तरफ जो है रोशनी खत्म हो जाती है, अली स्टार्टेड क्राइंग एंड बिगन हैविंग थॉट्स अबाउट जिन्स एंड घोस्ट। तो जैसे ही अंधेरा हो जाता है, जो अली है वो जो है रोना शुरू कर देता है कि भाई ये तो अभी जिन आ रहे हैं, भूत आ जाएंगे, ये तो अंधेरा हो गया है, बिजली नहीं है, क्या है। ठीक है। तो इस तरह जो है ये बच्चा डरने लग जाता है। ठीक है। अब हो गए ये दो पैराग्राफ। चलें जी, अब हम आते हैं तीसरे पैराग्राफ पे। इन मस्तुंग, अली कजन नेम्ड हसन वाज इनिशियली वेरी इंप्रेस्ड बाय अली। तो मस्तूम के जो एक गांव है उसमें एक जो अली का कजन है, उसका क्या नाम है डियर स्टूडेंट, ये चीजें अभी आपने नोट करनी है। उसका क्या नाम है? हसन। जो कि वो बता रहा है वाज इनिशियली वेरी इंप्रेस्ड बाय अली, वो बहुत ही मुतासिर है कि भाई अली जो है वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, ट्यूशन में जा रहा है, एकेडमी में जा रहा है, कंप्यूटर चीजें सीख रहा है। तो बड़ा इंप्रेस्ड है कि भाई ये तो शहरी बाबू है और इसको तो हर चीज आती है, कितना जो है मतलब काश मैं भी इस तरह होता। ठीक है। तो शुरू में वो बड़ा इंप्रेस्ड होता है, याद रखें यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुए इनिशियली। शुरू में तो वो बड़ा जो है वो इंप्रेस होता है। अच्छा जी, थिंकिंग ही वॉज अ ब्रेव बॉय बिकॉज ही लिव्ड इन द सिटी। तो उसको बड़ा बहादुर समझता है कि भाई ये तो शहर में रहता है, ठीक है, तो बड़ा बहादुर होगा। हाउएवर, लेकिन आफ्टर सीइंग अली क्राई, जब अली रोने शुरू कर देता है, उसको देख लेता है, असन स्टार्टेड लाफिंग एट अली फेयरफुलनेस एंड इज इम्प्रेशन ऑफ अली चेंज। तो हसन क्या कर देता है, उस पे हंसना शुरू कर देता है और उसकी बुजदली पे और जो है उस पे हंसना शुरू कर देता है। और जो हसन का जो एक तासुर था कि अली शहर में पला बड़ा एक बहादुर है, समझदार है, तो वो तासुर जो है वो खत्म हो जाता है। अली सिस्टर सना आल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन अलर्ट। अब जो उसकी बहन होती है, अली की बहन होती है, वो भी बहुत समझाती है कि भाई इस तरह कुछ नहीं है, टेलिंग हिम डेट देयर वाज नथिंग लाइक डेट, अंधेरे में ऐसा कुछ नहीं है। तो लिहाजा वो रोना हो रहा होता है। यहाँ तक अब हम सबक को स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पे अब हम जो है वो सबक को स्टॉप कर देते हैं। अब ये सबक पूरा नहीं हुआ डियर स्टूडेंट। आगे अभी हमें क्या बता रहे हैं, द रेस्ट ऑफ द स्टोरी इज टू बी कंप्लीटेड बाय यू थ्रू द कॉग्निटिव डोमेन। अब वो बता रहा है कि इस कहानी को जो आप मुकम्मल करेंगे वो भी आप लोग करेंगे, और इस जो हमने ये सबक पढ़ा, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे उसमें भी आप जो है अभी इसमें जो है शामिल होंगे। ठीक है। तो चलें जी, अब हमने स्टोरी को सीख लिया, समझ लिया। अब हम आते हैं, इसको देखते हैं कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी में जो टीचर है वो जब टेस्ट लेगा तो वो कैसे जो है ब्लूम्स टेक्सोनोमी के जो कॉग्निटिव डोमेन है, बच्चों को कितने 6 हिस्सों में दर्जा बंदी कैसे करेगा, हम अब ये प्रैक्टिकल में सीख रहे हैं। ये सबक हमने सीख लिया, अब इस सबक को हम सीखेंगे कि बच्चों को कैसे 6 कैटेगरी में हम तकसीम करते हैं, और फिर हमारे लिए आसान हो जाता है कि किस बच्चे पे कितना फोकस करना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। तो अब आता है जो आपके पास ये उर्दू वर्जन की स्टोरी है। अब आते हैं इसको
टेस्ट पे आते हैं। तो इसको फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ, इसको फिर दोबारा मैं वापस आता हूँ, ठीक है। चलें जी, तो ये हमारे पास ये पहला सवाल है, ठीक है। चलें जी, तो मैं पहले इससे आपको समझाता हूँ, फिर इससे समझाता हूँ, ठीक है। तो इससे समझाऊं या इससे समझाऊं, बात एक ही है। तो पहले थोड़ा ये ग्राफिक्स ज्यादा अट्रैक्टिव है, पहले इस पे सीखते हैं, ठीक है, इस पे जरा सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो देखिए मैंने कहा कि महदूद सोच और वसत कामिल सोच। जैसे ही ये देखिए ये तीर ऊपर की तरफ जा रहा है, उसी तरह सोच जो है वो वसत की तरफ आती है। जैसे ही ये नीचे की तरफ जाता है, तो हमारे पास जो सोच है यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो महदूद होती जाती है। देखिए ये महदूद सोच है और ये वसत क्या है। चलें जी, सबसे पहले बच्चा है, अब मैं आपसे सवालात भी पूछूंगा और आप लोग मुझे जवाब भी देंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि बच्चे किस लेवल पे होते हैं। देखिए पहला वाला बच्चा क्या है कि रिमेम्बरिंग, अभी तक फर्ज कर लें, फिलहाल इसको हम नहीं देखते, पहले इन सवाल को देखते हैं। तो अब पहले वाले बच्चे से जो हम सवाल लिखेंगे वो कहेगा कि कहानी के किरदारों के नाम लिखें। हम क्या सिर्फ पूछ रहे हैं, पूरी स्टोरी में सिर्फ और सिर्फ नाम पूछ रहे हैं, यानी कि रिकॉल फैक्ट्स एंड फिगर। तो ये वो बच्चा होगा जो कि रट्टा लगाता है, या किसी चीज़ों को पहले से जो है पूरी चीज़ समझ नहीं आती, पूरी कहानी चीज़ नहीं आती, वो क्या करता है, वो नाम्स और फैक्ट्स को जो है वो सिर्फ जहन नशीन कर लेता है। तो अब ये पहला वाला बच्चा क्या है कि याद मिलाना, ये क्या करता है, ये कहता है कि हाँ सर, कहानी में किरदार के जो है वो 3 नाम थे। तो डियर स्टूडेंट बताएं कौन कौन से थे। तो वो कहेगा कि भाई अली, सना, हसन, ये 3 किरदारों के नाम थे। अब जब हम पूछेंगे कि भाई सना कौन थी, तो ये बच्चा जवाब नहीं दे सकता, ठीक है। क्लियर है। चलें जी, अब हम दूसरे पे चलते हैं, दूसरे पे चलते हैं। तो पहला हमारे पास ये सवाल था कि कहानी के किरदारों के नाम लिखें। अब आते हैं दूसरा सवाल है। अब हम जो है ये सवाल पूछेंगे क्लास में कि अली ने ये जुमला क्यों कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, यानी कि आइंदा मस्तूंग, दोबारा नहीं जाऊंगा या उस गांव में नहीं जाऊंगा। अब ये वाला जो बच्चा है जो कि सिर्फ याद करता है, इसको तो समझ में नहीं आता। अब ये वाला बच्चा, इसको समझ में आ रहा है। ये क्या बताता है, ये बताता है कि अली ने जुमला इसलिए कहा कि वो वहां पे नहीं जाएगा क्योंकि उसको अंधेरे से डर लगता था। अब ये जो क्वेश्चन है, ये इसका जवाब ये वाला दे सकता है जो अंडरस्टैंडिंग लेवल का है, ये रिमेंबर वाले का नहीं दे सकता, ठीक है। चलिए जी, अब हम थोड़ा और जाते हैं, क्वेश्चन के जो क्वालिटी है उसको थोड़ा इंप्रूव करते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अगर आप अली की जगह होते तो क्या आप ईद पर अपने चचा के यहाँ अकेले जाते, हाँ या ना, दोनों सूरतों में वजह लिखें। तो हम अभी क्या कहेंगे, लागू करना क्या है कि अप्लाई करना। तो अप्लाई करना क्या था कि टू यूज इंफॉर्मेशन इन अ न्यू सिचुएशन। अगेन दोबारा सुन ले, टू यूज इंफॉर्मेशन इन अ न्यू सिचुएशन। अब ये क्या है, हम उसको क्या बताएं, आप अगर अली की जगह होते तो क्या आप ईद पर जाते। अब ये क्या कर रहा है, उसी नॉलेज को अपने आप पे जो है वो लागू कर रहा है। ये कहता है कि सर अगर मैं जो है अली की जगह पे होता तो मैं ज़रूर जाता, अंधेरे में डर नहीं लगता, ठीक है। तो ये इसका जवाब बनता है। लेकिन ये याद रखें, ये बच्चा इस लेवल का जवाब दे सकता है, यही सवाल अगर हम इस बच्चे से सीखें जो अंडरस्टैंडिंग लेवल का है, ये जवाब नहीं दे सकता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन है हमारे पास कि अब क्वेश्चन की क्वालिटी को थोड़ा और इंप्रूव करते हैं और थोड़ा और जो है एवेल्युएशन टैब पे हम जाते हैं। अली और सना की सोच में क्या फर्क था, वो कौन से अवामिल हैं जिनसे हमें पता चलता है। अब यहाँ पे क्या है कि एनालिसिस स्टेज है, एनालाइज स्टेज है। एनालाइज स्टेज में क्या है कि जब आपको तमाम स्टोरी पता हो, उस पे आप क्या करते हैं, जस्टिफाई स्टैंड लेते हैं, एक डिसीजन लेते हैं। तो जब आपको कहानी पता है, सारी समझ आ गई है, तब आप इसका जवाब दे सकते हैं। अली और सना की सोच में क्या फर्क था, तो ये बच्चा कहेगा कि सर अली और सना की सोच में ये फर्क था कि अली छोटे 7 साल का बच्चा था, उससे गलतियां हो सकती हैं। उसकी जो बड़ी बहन है वो मेच्योर थी, वो थोड़ी बड़ी थी, 12 साल की थी, उसको चीजें समझ आती हैं। अब ये सवाल जो है वो ये एवेल्युएशन वाला जो है उसका जवाब दे सकता है, ये वाला नहीं दे सकता। याद रखें कि नीचे से ऊपर वाला स्टूडेंट जवाब नहीं दे सकता वो अपने से ऊपर वाले लेवल का, लेकिन जो ऊपर वाले हैं वो इन तमाम जो नीचे हैं उनके तमाम जवाब दे सकता है। यानी कि ये जो जो इसको इतना मुश्किल सवाल आता है, तो जाहिर है वो ये सवाल भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ठीक है। चलें जी, फिर हम आते हैं तज्जिया करना, ठीक है। तज्जिया करना और तज्जिए पर मबनी फैसला। अब हमारे पास है एवेलुएट। एवेलुएट में हम क्या करते हैं, फैसला सुनाते हैं, ठीक है, फैसला करते हैं। यहाँ पे तो हम एनालिसिस कर रहे थे ना, कि भाई पूरी स्टोरी को देख के उसके बाद हम एनालिसिस, स्टोरी के अंदर घुस रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जस्टिफाई स्टैंड, सॉरी ये हमारे पास जस्टिफाई स्टैंड, ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फैसला ले रहे हैं।
एवेलुएट कर रहे हैं, ये हमारे पास लेवल है एवेलुएट का। अब आते हैं कि अब देखें कि क्या मुझसे फैसला लिया जा रहा है, चले आते हैं। अब वो बता रहे हैं, हसन के ख्याल में अली एक बहादुर बच्चा था, आपके ख्याल में अली कैसा बच्चा था। अब ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुए ना कैसा, इसका मतलब ये है कि ये आपसे फैसला मांग रहा है। ठीक है, एवेलुएट है, एवेलुएट है, ये हमारे पास फैसला मांग रहा है कि आप बताएं क्या था। अब यहाँ पे स्टूडेंट या तो उसको बुजदिल का दर्जा देगा या कहेगा कि सर छोटा है, गलती हो जाती है। तो दोनों सवाल जवाबात सही हैं, क्योंकि जो है ठीक है। तो लिहाजा ये बच्चा कहेगा कि सर मेरे ख्याल में अली जो है, हसन के ख्याल में अली एक बहादुर बच्चा था, लेकिन मेरे ख्याल में जो है वो बुजदिल बच्चा था। ठीक है, वो बुजदिल बच्चा था क्योंकि वो अंधेरे से डर लग गया और उसके बाद हसन भी उस पर हंसना शुरू किया। अब देखें, इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो ये दे सकता है, ये नीचे वाला लेवल नहीं दे सकता। ठीक है, ये वाला जो है ऊपर का जवाब नहीं दे सकता, जबकि ऊपर वाले वो तमाम का दे सकता है। अब आते हैं हमारे पास जो सबसे जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रिएशन लेवल, तख्लीक करना डियर स्टूडेंट। चलें जी, तख्लीक क्या है। इस कहानी को इस तरह लिखें कि इसके दो किरदार और डालें और इख्तिताम भी बदल जाए। अब देखें इसमें हम क्या जो है, एक बच्चे को, जहां पे ये बच्चा है जिसको सिर्फ पूरा सबक में सिर्फ नाम याद है, और एक ये बच्चा है कि जिसमें हम उसको कह रहे हैं कि भाई कहानी को दोबारा लिखो, इसी कहानी को दोबारा लिखो और उसमें दो करेक्टर्स और डालो, दो करेक्टर्स और डालो और उसकी एंडिंग भी बदल करो, तब्दील करो। तो ये कहेगा कि सर इस कहानी को हम इस तरह जो है, इसमें दो किरदार और डाल सकते हैं कि जो अली का दादा है और दादी है, उन्होंने जो है इसको समझाया, जो है उसको बताया। और मामू मामू डाल सकते हैं, मामी डाल सकते हैं, ये चीज़ें हो गई, तो दो किरदार इसमें आ गए। इख्तिताम ये है कि अब जो है अली जो है वो समझ गया, क्योंकि अब ये देखिए इख्तिताम बोलते हैं बदला आ जाए। अभी तक तो जो हम स्टोरी में पढ़ रहे थे उसमें ये था कि वो कह रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, अब इसको इख्तिताम जो है अभी चेंज कर रहे हैं। अब ये बच्चा ये कहेगा कि उसको दादा दादी या जो मामू मामी है उसको समझाने के बाद जो है अली राजी हो गया, और अली जो है अब नहीं डरता। अब उसने कहा कि बड़ी ईद पे दोबारा मस्तून के उसी गांव जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरह जो है हम बच्चों को जो है एनालिसिस करते हैं। अब देखा कि एक स्टोरी में देता हूं और स्टोरी में ये क्वेश्चन करता हूं, तो सिर्फ पास फेल का आंसर नहीं है कि बच्चे ने 50 नंबर लिए 100 में से, और या बच्चे ने कितने नंबर लिए। देखिए कितने हमने क्लासिफिकेशंस की, बच्चे को हमने इस तरह समझना होगा और उसके लेवल के मुताबिक जो है समझाना होगा। और हाँ, एज अ टीचर हर एक की जो है वो कोशिश यही होनी चाहिए कि पहले वाले बच्चे को दूसरे लेवल पे पहुंचाए, दूसरे को तीसरे पे पहुंचाए, तीसरे को चौथे पे पहुंचाए, चौथे को पांचवे पे पहुंचाए, और जो बच्चा ऑलरेडी 6 पे है इसको ये नहीं है कि मजीद काम नहीं है, इसको चैलेंजिंग टास्क दिए जाएं और मुश्किल काम दिए जाएं ताकि ये और मेहनत करे। अगर आप इसको काम नहीं देंगे तो फिर ये जाया हो जाएगा। ठीक है, चलें जी, ये हमारे पास था जिसको हमने डिस्कस किया। अच्छा जी, थोड़े अभी आते हैं इसके थोड़े इंग्लिश पे। यही चीज़ थी जो हमने ग्राफिक्स के जरिए समझी। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए रिमेंबरिंग लेवल पे हम टीचर्स को जो है, जो स्टूडेंट होते हैं उससे हम ये कर सकते हैं, भाई राइट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। तो ये क्या कर सकते हैं, रिकॉल, रिकग्नाइज, लिस्ट, नेम, डिफाइंड या स्टेट कर सकते हैं। दूसरे जो लेवल के बच्चे हैं जिसको हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, ये क्या करते हैं, ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, तर्जुमा कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो अपने कुछ अल्फाज में लिख सकते हैं। ये बेसिकली तौर पे इसके ट्रेड्स हैं, खसूसियात हैं किसके, अंडरस्टैंडिंग लेवल के बच्चे के। ये जो हमारे पास जो खसूसियात हैं, जो एक्शन है, ये रिमेंबरिंग के बच्चे के। अच्छा जी, तो अब जैसे देखें एक सवाल होता है, व्हाट डिड अली से आई विल नॉट गेट देयर। तो लिहाजा ये क्या करेगा, ये डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, तीसरा जो स्टेज है वो हमारे पास अप्लाइंग है, और अप्लाइंग वाला बच्चा क्या करता है, अप्लाई, डिमोन्स्ट्रेट, यूज, सोल्व, शो, इलिस्ट्रेट, प्रैक्टिस, ये चीज कर सकता है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आप अली की जगह पे होते, इफ यू वर अली व्हाट डिसीजन वुड यू मेक। तो ये क्या करता है, इसको सॉल्व करता है। ठीक है, सॉल्व करता है और उसका जवाब देता है। अच्छा जी, फिर हम आते हैं, हमारे पास एनालिसिस का स्टेज है। एनालिसिस में हमारे पास क्या होता है, ये बच्चा एनालाइज कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है, कंपेयर कर सकता है, क्लासिफाई कर सकता है, और डिफरेंस यानी कि फर्क तलाश कर सकता है। तो इससे जब हम क्वेश्चन पूछेंगे इस बच्चे से तो हमारे क्वेश्चन इस तरह होने चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अली एंड सना थिंकिंग। तो ये क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। ठीक है, चलें जी, उसके बाद हमारे पास जो स्टेज आती है वो एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन वाला बच्चा थोड़ा और ज़हीन है, ये आर्गुमेंट कर सकता है, असेसमेंट कर सकता है, कंक्लूजन बता सकता है, डिफेंड कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है। जैसे हम क्वेश्चन पूछेंगे इससे, तो हम इससे इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे, याद रखें कि हम एवोल्यूशन वाले से एवोल्यूशन वाला क्वेश्चन पूछेंगे, और जो रिमेंबरिंग वाले हैं रिमेंबरिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम तमाम बच्चों से
क्रिएशन लेवल के सवाल पूछे जाएं तो पूरी क्लास फेल हो जाएगी। इसी तरह अगर हम तमाम क्लास से रिमेम्बरिंग वाले बच्चे जो है वो सवाल पूछ लें तो तमाम बच्चों के 100 मार्क्स आएंगे, तो फिर इसमें आपको कोई काबिल और कोई मेहनत करने वाला ना करने वाला तो आपको फिर नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके मुताबिक जो है बच्चों के लेवल्स के मुताबिक आपने सवाल जो है डिजाइन करने हैं। अच्छा जी, तो ये क्रिएशन लेवल का जो बच्चा है ये क्या कर सकता है? कंस्ट्रक्ट कर सकता है, डिजाइन कर सकता है, डेवलप कर सकता है, फार्मुलेट कर सकता है, जनरेट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। जैसे कि हम इसको कहें कि क्रिएट न्यू एंडिंग, भाई इख्तिताम बदलें स्टोरी का, फ्रॉम द स्टोरी एंड इंक्लूड टू करेक्टर, और दो करेक्टर भी डालें, तो ये बच्चा जो है इसके काबिल भी हो सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये तो था हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन को जिसको हमने समझा। और ये हमारे पास जो है टीचर्स के लिए जो है एक गाइडलाइन है कि अगर आपने रिमेम्बरिंग के बच्चों से सवालात करने हैं तो आपने ये एक्शन वर्ब्स इस्तेमाल करने हैं। अरेंज करें, डिफाइन करें, आइडेंटिफाई करें। अगर आप अंडरस्टैंडिंग के बच्चों को जो है सवालात देंगे तो आपने ये सवालात से शुरुआत करनी है, ये आपने एक्शन वर्ड यूज़ करने हैं। अगर आपने अप्लाई वाले बच्चे थोड़े और मुश्किल वाले जो है सवालात करने हैं तो आपने फिर कैलकुलेट, कंप्लीट, डिमोन्स्ट्रेट, इस तरह वर्ड्स आपने करने हैं। और ज़्यादा क्वेश्चन जब आप कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो फिर आपने ये एक्शन वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं क्वेश्चन के स्टार्ट में। कैटेगराइज करें, कंपेयर करें, क्रिटिसाइज करें। और थोड़ा मुश्किल सवाल के देने के लिए तो आप एक्शन वर्ड्स ये यूज करेंगे: एट्रीब्यूट, असेस, चेक, कंपेयर। और जो हमारे पास जो सबसे जहीन स्टूडेंट होते हैं क्रिएशन लेवल के, उसके आप इस तरह एक्शन वर्ड जो है वो डिजाइन करेंगे। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि ये एक्शन वर्ड जो है वो हर एक लेवल के अलग अलग है। मिसाल के तौर पे आपको नजर आ रहा होगा कि एक ये भी अरेंज है और एक ये भी अरेंज है। ठीक है, एक ये भी कैलकुलेट है और एक ये भी कैलकुलेट है, लेकिन जो हम सवाल इसे पूछेंगे हम सही कहेंगे कि भाई मुसलमान ममालिक के जो ममालिक के जो नाम हैं उनकी अरेंज करें। यहाँ पे जो क्रिएशन लेवल पे है हम इसको कहेंगे कि भाई स्टोरी को तरतीब दें अलग अंदाज से। जैसे हमने अभी कहा कि भाई आप जो है वो किरदारों के नाम लिखें, उसमें इख्तिताम डालें और उसको जो है स्टोरी को एक नया शेप दें। ठीक है, इस तरह तो लिहाजा इसके अरेंजमेंट में और ये जो एक्शन वर्ब्स है इसमें बहुत ज़्यादा फर्क होगा। ये हमारे पास इजी होगा जब हम सवाल देंगे, और ये हमारे पास जो है कम्प्लेक्स होगा क्योंकि ये वाला बच्चा जो है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा ज़हीन है। तो लिहाजा आपने इसको इसके जो अरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत डिफिकल्ट देने हैं। इसी तरह ये जो कैलकुलेट है इसमें आपने, ये वाले बच्चे क्या करते हैं, नॉलेज को एक न्यू सिचुएशन में डालते हैं, तो लिहाजा इसके क्वेश्चन का लेवल और होगा। और ये जो कैलकुलेट है इसका लेवल बहुत मुश्किल होगा, इसका हमारे पास ये आसान होगा। ठीक है, तो इस तरह जो है ये टीचर्स के लिए गाइडलाइन है कि वो बच्चों को जब क्लास में इस तरह कोग्निटिव डोमेन के हवाले से जब सिखाते हैं तो फिर इन बच्चों के लिए जो है इस तरह आप क्वेश्चन डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि वो सीखे। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे पास के टीचर जो है कॉग्निटिव डोमेन को क्लासरूम में जो है वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले आते हैं, सबसे पहले इन्हांसिंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, इल्म और फहम में बच्चों के इजाफा करना, सोचने और इस्तेदलाली सलाहियतों की तरक्की, बच्चों में थिंकिंग और रीजनिंग स्किल्स डेवलप करना। क्रिएशन लेवल पे हम तमाम बच्चों को पहुंचाते हैं ना, 6 स्टेज पे पहुंचाते हैं। सवालात और तख्लीक की हौसला अफजाई, बच्चे जिस भी लेवल पे हैं हम उसकी हौसला अफजाई करें कि वो 1 से 2 पे जाए और 2 से 3 पे जाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़, उनको हम ऐसी एक्टिविटीज़ दें कि वो मसले खुद हल करें। यूज़ ऑफ डिस्कशन एंड एक्सप्लेनेशन, क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन जो है बच्चों को मौका देना। इससे ये होता है कि जो जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं वो डेवलप होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप होते हैं। ठीक है, क्रिएशन, एवेल्युएशन, एनालाइज, उस स्टेज पे जाते हैं। अप्लाइंग नॉलेज टू न्यू सिचुएशन, अपने बच्चों को जो है आदी बनाए कि जो वो चीज़ सीख रहे हैं उसको किसी और सिचुएशन में जो है वो जो है उसको अप्लाई करें। एवेल्युएशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, और बच्चों में तनकीदी सोच और जो हो तज्जिया है उसको फ़रोग देना, ये हमारे पास जो है इसके क्लास में याद कर सकते हैं। इस हवाले से डियर स्टूडेंट कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमने बहुत ही डिटेल में जो है इसको जो है वो सीखा जाना। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय साले मोहम्मद के नाम से है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल भी है एजुकेशन एंड पेडागोजी के नाम से, उसको भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं। या तो कोई भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप मुझसे इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं।